हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हमारे बीएफएम पेपर का मॉड्यूल बी का यूनिट 10 रिस्क रेगुलेशंस इन बैंकिंग इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, ये चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में देखते हैं। इंट्रोडक्शन में पहला दे रहा है कि रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्रीज नेसेसिटीज़ एंड गोल्स, यानी कि बैंकिंग इंडस्ट्रीज में रेगुलेशंस की क्या ज़रूरत थी और उनके क्या गोल्स थे वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 5 गोल्स दिया हुआ है रेगुलेशन का। पहला तो है कि बैंकिंग इंडस्ट्री की सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए जो है रेगुलेटरी जो होते थे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, उन्होंने एक कोर कंसेप्ट दिया कैपिटल एडिक्वेसी के लिए, कैपिटल एडिक्वेसी प्रिंसिपल एंड ऑफ रिस्क बेस्ड कैपिटल। बैंकों में जो भी रिस्क होते हैं उन रिस्क के बेसिस पे बैंकों को कुछ कैपिटल जो है वो असाइड करके रखना होता है। तो उसी को मेज़र करने के लिए जो है यहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने कुछ कंसेप्ट बनाए जिससे कि बैंकों की सेफ्टी जो है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प मिली। फिर है बैंकों के बीच में जो भी कंपटीशन है उसको लेवल करने के लिए जो है इसकी ज़रूरत थी। फिर है जो भी अच्छे बिजनेस के लिए और सुपरवाइजरी प्रैक्टिस के लिए इसको प्रमोट करना बैंकिंग इंडस्ट्री को, इसके लिए इसकी ज़रूरत है। कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ सिस्टमिक रिस्क के लिए ज़रूरत है। और जो भी डिपॉजिटर्स हैं जो कि डिपॉजिट करते हैं बैंकों में, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए भी इसकी ज़रूरत है। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स सिस्टमिक रिस्क दिया हुआ है। सिस्टमिक रिस्क क्या है, देखिए यहाँ पे बताया गया है। सिस्टमिक रिस्क जो है, अगर होल बैंकिंग सिस्टम जो है वो फेलियर हो जाता है किसी भी एक इंडिविजुअल बैंक की फेलियर होने की वजह से, तो उसको हम लोग सिस्टमिक रिस्क कहते हैं। ये फेलियर जो है किसी भी एक सिंगल बैंक के रिस्क फेलियर के जनरेट होने की वजह से जितने भी बैंक उसके एसोसिएटेड होते हैं वो सारे जो हैं वो फेल हो जाते हैं, तो वो हमारा सिस्टमिक रिस्क कहलाता है। अभी दूसरा बोल रहा है कि नीड क्या है, अगर हमें रिस्क बेस्ड रेगुलेशन की ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत क्यों है। तो किसी भी रिस्क कंट्रोल को रिकंसाइल करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। और जैसा कि हमने पहले भी देखा कि जो फील्ड कॉम्पिटिटर होते हैं उनके बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी इसकी ज़रूरत है। तो एक BCBS यानी कि बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न एक कमेटी है जो कि इसके ऊपर काम करती है। अभी यहाँ पे दे रहा है वाई BCBS। तो 26 जून 1974 को फ्रेंड्स कुछ बैंक थे जिन्होंने डच मार्क्स हर्सेट बैंक्स जो कि फ्रैंकफर्ट में था वहाँ से रिलीज़ किया गया। डच मार्क्स फ्रेंड्स से पहले जो था वो यूरोप में एज ए करेंसी यूज़ किया जाता था, तो वही यहाँ पे डच मार्क्स दिया गया है। तो हर्सेट बैंक ने उसको रिलीज़ किया था जो कि न्यूयॉर्क में अगेंस्ट डॉलर पेमेंट जो है एक्सचेंज करके डॉलर में उसकी पेमेंट होनी थी। लेकिन टाइम जोन डिफरेंस की वजह से वहाँ पे डॉलर पेमेंट में जो है काउंटर पार्टी को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ और उसको लिक्विडेट कर, जो बैंक हर्स्टेड था उसको वहाँ पे कैपिटल अवेलेबल नहीं थी जिसकी वजह से उसको लिक्विडेट कर दिया गया जर्मन रेगुलेटर्स के द्वारा। तो द रिस्क ऑफ सेटलमेंट दैट एराइजेज फ्रॉम टाइम डिफरेंसेस केम टू बी नोन एज हर्स्टेड रिस्क। इसीलिए टाइम डिफरेंस की वजह से जो सेटलमेंट में जो रिस्क अराइज होता है, सेटलमेंट का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे करेंसी पेमेंट सेटलमेंट से है, तो सेटलमेंट में जो रिस्क अराइज होता है उसको हम लोग हर्स्टेड रिस्क भी कहते हैं। Towards the end of 1974, the Basel Committee on Banking Supervision, under the auspice of the Bank for International Settlement, comprising of central bank governors from the participating countries. तो 1974 के एंड में जो बेसल कमेटी थी जो बैंकिंग सुपरविजन के ऊपर काम कर रही थी, तो उसको BIS यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के अंतर्गत उसको लाया गया। और जो भी अलग अलग कंट्रीज़ के जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ थे इसमें, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है G10 कंट्रीज़ के जो थे वो उसमें पार्टिसिपेटिंग थे, तो उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर जो थे वो उसमें पार्टिसिपेट करते थे। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है 1988 बेसल अकॉर्ड। तो बेसल अकॉर्ड की ज़रूरत क्यों थी फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले भी देखा कि रिस्क कंट्रोल करने के लिए और बैंकिंग रिस्क को कैपिटल के साथ लिंक करने के लिए बेसल अकॉर्ड 1988 में पब्लिश किया गया, जहाँ पे कि कुछ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट के स्टैंडर्ड जो है वो सेट किए गए बैंकों के लिए, इसलिए इसको 1988 बेसल अकॉर्ड कहा जाता है।
The 1988 Basel Accord primarily sought to put in place a framework for minimum capital requirement for banks that was linked to credit exposure. तो सबसे पहले जो बैंकों को मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट थी वो उनके क्रेडिट एक्सपोजर से लिंक्ड थी. बैंक एसेट्स वेयर क्लासिफाइड इनटू 5 बकेट. बैंक एसेट्स जो है फ्रेंड्स वो 5 बकेट में क्लासिफाइड किया गया. Grouped under 5 categories according to credit risk carrying risk weight of 0, 10, 20, 50 and 100%. वो जो 5 कैटेगरीज थे वो क्रेडिट रिस्क से लिंक थे और उनका जो रिस्क वेट था वो 0%, 10%, 20%, 50% और 100% था. तो नॉर्मली जो गवर्नमेंट डेब्ट होता है फ्रेंड्स वो 0%, बैंक डेट जो होता है वो 20% और अदर डेट जो होता है वो 100% में कैटेगराइज होता है. Banks were required to hold capital equal to 8% of risk-weighted value of asset. फ्रेंड्स जो बेसल अकॉर्ड्स था उसके अकॉर्डिंग बैंकों को जो कैपिटल होल्ड करना होता है वो उनके रिस्क वेटेड वैल्यू ऑफ एसेट. ये हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स रिस्क वेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स कैसे निकालते हैं जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे. तो ये बैंकों को मिनिमम जो है उनके कैपिटल का 8% जो है रिस्क वेटेड एसेट का उतना कैपिटल उनको होल्ड करना होता है, जो कि इंडिया में आरबीआई ने इसमें 1% एक्स्ट्रा कर रखा है. इंडिया में हमें बैंकों को 9% जो है वो कैपिटल होल्ड करके रखना होता है उनके रिस्क वेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स के. अभी 1996 में जो है अमेंडमेंट्स किया गया. क्या अमेंडमेंट्स किया गया? वहां पे अमेंडमेंट करके बेसल अकॉर्ड में मार्केट रिस्क को भी इंक्लूड किया गया. तो फ्रेंड्स अलाउज बैंक्स टू यूज प्रोप्राइटरी इन हाउस मॉडल्स फॉर मेजरिंग मार्केट रिस्क. इसके साइलेंट फीचर्स क्या थे? 1996 में जो अमेंडमेंट किए गए थे उसमें पहला जो था फ्रेंड्स वो था कि यहाँ पे मार्केट रिस्क को भी मेजर करने के लिए इन हाउस मॉडल्स जो है वो प्रिपेयर किए गए. उसके बाद जो VAR होता है वैल्यू एट रिस्क उसको डेली बेसिस में कंप्यूट करना और 99th परसेंटाइल के यूज में एक इंटरवल कॉन्फिडेंस के ऊपर एक टाइम हॉरिजन के साथ 10 ट्रेंडिंग डेज को यूज करके वहां पे एटलीस्ट 1 ईयर का जो है वो ऑब्जर्वेशन पीरियड के लिए VAR कैलकुलेशन किया गया. ये जब हम लोग VAR कैलकुलेशन का न्यूमेरिकल करेंगे फ्रेंड्स तो वहां पे ये चीज आपको समझ में आएगी कि परसेंटाइल के ऊपर VAR ऑन डेली बेसिस और फॉर 1 ईयर टाइम हॉरिजन के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं. फिर a capital charge for a bank that uses a proprietary model will be the higher of the previous day's VAR and 3 times the average of the daily VAR of the preceding 60 business days. जो कैपिटल चार्ज बैंक जो है वो प्रोप्राइटरी मॉडल में जो यूज करेगी फ्रेंड्स वो उनके प्रीवियस डे के VAR से जो है हायर होगा और उनका जो 3 टाइम्स एवरेज ऑफ डेली VAR होता है उसका 3 टाइम्स होगा और ये प्रीसीडिंग 60 बिजनेस डे के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा. उसके बाद यूज ऑफ बैक टेस्टिंग. बैक टेस्टिंग जो है उनका जो एक्सपोर्ट कंपैरिजन मतलब जो कंपैरिजन होगा वो मॉडल रिजल्ट और एक्चुअल परफॉर्मेंस जो मॉडल उन्होंने बना रखा है रिस्क वेटेड के लिए और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ है उसके बीच में कंपैरिजन होगा जिसको कि हम लोग बैक टेस्टिंग कहते हैं. और इससे क्या होगा कि हम लोग एक प्लस फैक्टर के पास अराइव करेंगे दैट इज एडेड टू द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ऑफ 3 जिसको कि हम लोग 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. अलाउज बैंक्स टू इशू शॉर्ट टर्म सबऑर्डिनेट डेट. बैंक को ये अलाउ किया गया कि वो शॉर्ट टर्म सबऑर्डिनेट डेट जो है वो इशू कर सकती है. अल्टरनेट स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच यूजिंग द बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच. स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच में बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच को यूज करने के लिए अलाउ किया गया जहां पे कि जनरल मार्केट रिस्क और स्पेसिफिक सिक्योरिटी रिस्क को भी कैलकुलेट किया जा सकता है सेपरेटली और उसके बाद उनको एडअप भी हम लोग कर सकते हैं. नेक्स्ट जो अमेंडमेंट था वो है बैंक टू सेग्रीगेट ट्रेडिंग बुक एंड मार्क टू मार्केट ऑल पोर्टफोलियोज. जो भी ट्रेडिंग बुक में मार्क टू मार्केट पोर्टफोलियोज थे उनको सेग्रीगेट करके लिखने का या करने का प्रोविजन किया गया. एप्लीकेबल टू बोथ ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ बैंक एंड नॉन बैंकिंग सिक्योरिटीज फर्म. और ये जो बेसल अकॉर्ड में अमेंडमेंट था फ्रेंड्स वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ बैंक और नॉन बैंकिंग सिक्योरिटीज फर्म्स ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल था. अभी बेसल 2 अकॉर्ड के क्या नीड एंड गोल्स थे वो यहाँ पे बताया गया फ्रेंड्स. बेसल 1 में क्या था कि वहां पे लोअर रिस्क और हायर रिस्क बैंक के बीच में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं था. financial decision making on the basis of regulatory constraints rather than on the basis of economic opportunities. वहां पे क्या था बेसल 2 अकॉर्ड जो है वो प्रमोट करता है फिनेंशियल डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेटरी कॉन्स्टेंट्स. ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज पे
न करके रेगुलेटरी कॉन्स्टेंट्स पे जो बेसल 1 था वो होता था, जो कि बाद में जब मार्केट रिस्क को इंक्लूड किया गया तो वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के ऊपर भी हम लोगों ने उसको कैलकुलेट करना शुरू किया। इट डिड नॉट रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट्स। बेसल 1 में क्रेडिट रिस्क मिटिगेंट जो कि जैसे कि क्रेडिट डेरिवेटिव, सिक्योरिटाइजेशन, कोलैटरल्स, गारंटी जो कि क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस करते हैं, इस तरीके के डेरिवेटिव्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। इट डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट ऑपरेशनल रिस्क ऑफ बैंक्स। ऑपरेशनल रिस्क को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। तो 1988 अकॉर्ड जो था बेसल को, उसको जो है फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स थे। क्यों उसको रिवाइज किया गया? फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स के क्या क्या थे? इससे क्या हुआ कि इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन किया गया, मतलब उनको मजबूती मिली इससे। उसके बाद सेकंड था कि कैपिटल एडिक्वेसी रेगुलेशन जो था उसको कंसिस्टेंसी, सफिशिएंटली कंसिस्टेंट वो हुआ। टू हेल्प प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। स्ट्रॉन्गर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस को भी यहाँ पे प्रमोट किया गया। अब यहाँ पे देखिए बेसल 2 अकॉर्ड का दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्या क्या है ये। जैसे कि हमने पहले भी देखा, ये मोर रिस्क सेंसिटिव कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को इसमें लिया गया और इनटू अकाउंट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क को में भी इसको, मतलब ऑपरेशनल रिस्क के ऊपर बेसिस पे कैलकुलेट किया गया कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को भी इसमें ऐड किया गया, इंक्लूड किया गया। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर रिस्क ट्रीटमेंट ऑन सिक्योरिटाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर यूज ऑफ असेसमेंट ऑफ रिस्क, मतलब रिस्क असेसमेंट को ग्रेटर लेवल पे यूज किया जाने लगा। डिटरमाइनिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है उसको डिटरमाइन किया गया क्रेडिट रिस्क के बेसिस पे भी और ऑपरेशनल रिस्क के बेसिस पे भी। प्रोविजंस फॉर सप्लीमेंट्री कैपिटल दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय नेशनल रेगुलेटर्स। और सप्लीमेंट्री कैपिटल का भी प्रोविजन यहाँ पे रखा गया, मतलब जो कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट हमें रखनी थी वो तो थी ही, उसके एडिशन में एक और प्रोविजन दिया गया सप्लीमेंट्री कैपिटल को होल्ड करने के लिए, जो कि नेशनल रेगुलेटर्स जो है वो अडॉप्ट कर सकते थे। द अकॉर्ड इन फैक्ट प्रमोट्स स्ट्रॉन्गर रिस्क मैनेजमेंट। हमने पहले भी देखा कि ये अकॉर्ड बेसल 2 अकॉर्ड जो था वो स्ट्रॉन्गर रिस्क मैनेजमेंट को प्रमोट किया। अभी यहाँ पे एक नोट करके दिया हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखिए। कैपिटल रिक्वायरमेंट अंडर बेसल 2 डज नॉट इंक्लूड लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑफ बैंकिंग बुक, स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस रिस्क। बेसल 2 में जो था लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क को और बिजनेस रिस्क को जो है इंक्लूड नहीं किया गया था। दिस रिस्क वुड बी अंडर सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। ये रिस्क को कहाँ रखा गया? सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस में रखा गया। तो यहाँ पे दे रहा है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क ऑन बैंकिंग बुक, इट हैज पुट इन प्लेस अ क्राइटेरिया फॉर आउटलायर्स। इंटरेस्ट रेट रिस्क, जब बैंकिंग बुक में इंटरेस्ट रेट रिस्क की हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे क्राइटेरिया किया गया था आउटलायर्स। आउटलायर्स में हम लोग किसको रखेंगे? वेयर अ बैंक अंडर 200 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट शॉक फेसेस रिडक्शन इन कैपिटल बाय 20% और मोर, सच बैंक्स वुड बी आउटलायर्स। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आ चुका है CIB में। तो आउटलायर्स में किन बैंकों को कैटेगराइज किया गया जाएगा? जिनका इंटरेस्ट रेट शॉक जो है 200 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है, जिसकी वजह से उनके कैपिटल में 20% या उससे ज़्यादा, 20% याद नहीं हो रखिएगा फ्रेंड्स, 20% और मोर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 20% और मोर अगर उनके कैपिटल में रिडक्शन हुआ है तो इस तरीके के बैंकों को हम लोग आउटलायर्स की कैटेगरी में रखेंगे। अभी बेसल 2 अकॉर्ड में जो है 3 पिलर्स के बारे में बताया गया फ्रेंड्स। ये तीनों पिलर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला जो पिलर है दैट इज मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा पिलर है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस और तीसरा है मार्केट डिसिप्लिन। अभी पिलर 1 में जो है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 3 तरीके के रिस्क दिए गए हैं, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। इनको कैलकुलेट करने के लिए, जिसके लिए मतलब क्रेडिट रिस्क के लिए आपको कितना मिनिमम कैपिटल की जरूरत है, मार्केट रिस्क के लिए कितना मिनिमम कैपिटल की जरूरत है और ऑपरेशनल रिस्क के लिए कितनी मिनिमम कैपिटल की जरूरत है, उसको यहाँ पे बताया गया है। तो जो क्रेडिट रिस्क के लिए कैपिटल कैलकुलेशन के जो मेथड है उसमें 3 मेथड है, स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, इंटरनल रेटिंग बेस्ड फाउंडेशन अप्रोच और इंटरनल रेटिंग बेस्ड एडवांस अप्रोच। फिर है कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क। ये पूरा बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ये सारे नेम और ये हम लोग सब 1 बाय 1 करके कैलकुलेट करने सीखेंगे कि किसके थ्रू हम लोग किस तरीके से कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। फिर है नेक्स्ट है कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क। कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क में भी 3 मेथड है,
स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, जिसमें कि एक है मैच्योरिटी मेथड और एक है ड्यूरेशन मेथड, और इंटरनेशनल मॉडल मेथड। कैपिटल फॉर ऑपरेशनल रिस्क के लिए भी 3 मेथड है, जिसमें पहला है बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच और एडवांस्ड मेजरमेंट अप्रोच। फिर जो पिलर 2 है हमारा बेसल 2 का, वो है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस का क्या काम है? इवेल्युएट रिस्क असेसमेंट, यहाँ पे रिस्क असेसमेंट को इवेल्युएट किया जाता है। इंश्योर साउंडनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ बैंक इंटरनल प्रोसेस टू एसेस द एडिक्वेसी ऑफ कैपिटल। कैपिटल एडिक्वेसी को एसेस करके किसी भी बैंक का जो इंटरनल प्रोसेस है वो कितना मजबूत है और कितना वो शॉक बर्दाश्त कर सकता है, वो इसमें हम लोग देखते हैं। फिर नेक्स्ट है इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम कैपिटल विथ पीसीए फॉर शॉर्टफॉल। मिनिमम कैपिटल जो है वो यहाँ पे मेंटेन करना होता है और पीसीए के साथ, जो कि शॉर्टफॉल में यूटिलाइज किया जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा भी होगा फ्रेंड्स, बहुत सारे बैंकों पे जो है आरबीआई ने पीसीए लगाया था। फिर नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब डिफरेंशियल कैपिटल वेयर नेसेसरी वेयर द इंटरनल प्रोसेस आर स्लैक। और जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे आपका जो कैपिटल में जो भी डिफरेंस आ रहा है, जितना आपको रखना है उतना नहीं हो पा रहा है, तो उसके ऊपर भी उसको इंटरनल प्रोसेस के थ्रू उसको देखना, ध्यान करना और उसको रेक्टिफाई करना, ये सारे जो है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन में पहला जो है इनहैंस डिस्क्लोजर, दूसरा है कोर डिस्क्लोजर एंड सप्लीमेंट्री डिस्क्लोजर, और तीसरा है टाइमली सेमी एनुअल। फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक 1 बाय 1 करके जब हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे तो ये सारे हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लंबा है। तो हम लोग इसको जब भी टॉपिक वाइज करेंगे तो हम लोग इसको साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो अभी यहाँ पे फ्रेंड्स पिलर 1 के अकॉर्डिंग जो है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने के लिए दिया है। एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें ये ज़रूर देखिएगा कि आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन जो है वो बेसल 1 के अकॉर्डिंग दे रहा है या बेसल 2 के अकॉर्डिंग दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए बेसल 1 के अकॉर्डिंग अगर मिनिमम कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग मिनिमम कैपिटल रेशियो 8% लेंगे और उसको क्रेडिट रिस्क प्लस मार्केट रिस्क से मल्टीप्लाई करेंगे। वहीं अगर हम बेसल 2 के लिए करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑपरेशनल रिस्क भी ऐड हो जाएगा, यानी कि कैपिटल इक्वल टू मिनिमम कैपिटल रेशियो 8% इंटू क्रेडिट रिस्क प्लस मार्केट रिस्क प्लस ऑपरेशनल रिस्क। इन द मिनिमम कैपिटल रेशियो विच रिमेन्स 8%, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया फ्रेंड्स कि बेसल ने इसको 8% दिया हुआ है कि हमें अपने रिस्क वेटेड एसेट का 8% जो है वो कैपिटल होल्ड करके रखना है, लेकिन इंडिया में ये 9% है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क, ये हम लोग हमारे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और thank you for watching this video friends. Keep watching our channel.